Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. यस फ्रेंड्स, यूनियन बजट 2026 में आप सबका स्वागत है। इसका एनालिसिस करेंगे अपने और मेनली देखेंगे कि 2026 में कहां से भारत सरकार के पास पैसे आएंगे और कितना रुपया आएगा एंड 2026 में कितना एक्सपेंसेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम में से बहुत को ये भी पता नहीं रहता कि हमारे फैमिली में एक साल में कितना रुपया आता है और कितना जाता है एग्जैक्टली। पर देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को कितने रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे और किस किस हेड पे कितना खर्चा है, ये जानना आपको जरूरी है। यस देशवासियों, आपको ये जानना जरूरी है आपका दिया हुआ टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को कहाँ पे खर्चा करना है, जिसका उन्होंने बजट में बताया है। सो आइए दोस्तों देखते हैं। ये बजट देखना है आपको डिटेल्स में, तो आप लोग जो सिंपल गूगल करेंगे इंडिया बजट और अपने आप ये पेज खुल जाएगा। दोस्तों यूनियन बजट डॉक्यूमेंट 26-27 देखेंगे। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर जी का स्पीच, उन्होंने खड़ा होके 1 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक जो स्पीच दिया है, वर्ड फाइल डिटेल्स अवेलेबल है, तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हो। फिर आपको मिलेगा की टू बजट डॉक्यूमेंट्स, बजट में जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किया गया है उसके बारे में, बजट हाईलाइट्स, जो बजट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है बजट हाईलाइट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों मैं इसे अभी आपको दिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको जानना जरूरी है। यहाँ से आपको पता चलेगा कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ खर्चा किया जाएगा। फिर मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग प्रोविजन इन फाइनेंस बिल। दोस्तों बेसिकली टैक्स कंसल्टेंट प्रोफेशनल्स के लिए मेमोरेंडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रोविजंस, कोई भी स्कीम, कुछ भी आया ना, तो उसके बारे में डिटेल्स जानकारी यहाँ पे दिया रहता है। और दोस्तों आज अपने पहले देखते हैं रिसिप्ट्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि 26-27 पे जो रिसिप्ट्स होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कितना अमाउंट है दोस्तों। ये रिसिप्ट्स का डॉक्यूमेंट्स खुल गया है, इसे मैं अपने वर्ड फाइल से, अपने ये पीडीएफ फाइल से आपको दिखा रहा हूँ। यू मस्ट नो दोस्तों, 26-27 का बजट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसिप्ट्स क्या होने वाला है, यानी भारत सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होता है टैक्स रेवेन्यू, दैट इज दिस इज इन करोड़, ध्यान रखेंगे। 44,04,086 करोड़ विल बी द टोटल टैक्सेशन का रिसिप्ट, टोटल टैक्सेशन का रिसिप्ट। आउट ऑफ 53,47,315 दिस इज द बजटेड रिसिप्ट, यानी भारत सरकार के पास इतने पैसे आएंगे 53,47,315 करोड़। इसमें मेजर सोर्सेस 44 लाख करोड़ तो टैक्स रिसिप्ट से आएगा। बट दुख का बात यह है, ये जो टैक्स के रिसिप्ट से आएंगे उसमें बहुत सारा टैक्स का शेयर स्टेट गवर्नमेंट को दे देना होता है। तो फाइनली भारत सरकार के पास 28,66,922 करोड़ ही आपका दिया हुआ टैक्स का पैसा बचेगा। बाकी के गवर्नमेंट के और रेवेन्यूज है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब। एंड सबसे बुरा बात ये है दोस्तों, ये 16,63,000 ये भारत सरकार का डेब्ट होगा, यानी बजट हमेशा डेफिसिट होता है। देश चलाने के लिए सरकार के पास पैसा कम होता है तो ये कर्ज लिया जाता है, कर्ज। जी हाँ दोस्तों, जब अपने एक्सपेंसेस देखेंगे, मेजर एक्सपेंसेस तो इंटरेस्ट में चला जाता है हमारा खर्चा। देश चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए तो ये डेब्ट से आएगा, डेब्ट रिसिप्ट। आपको कुछ फिगर्स ध्यान रखना है। 44 लाख ऑलमोस्ट करोड़ का टैक्स का रेवेन्यू है, जिसमें से 15 लाख विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट, बाकी के 28 लाख अप्रोक्सीमेटली 29 लाख करोड़ एंड कुछ छुटमुट इनकम और डेब्ट से आएगा, डेब्ट से। दोस्तों आप सब भारतवासियों को देश चलाने के लिए सही टैक्स देना जरूरी है।
बिकॉज हमारा ही टैक्स दिया हुआ पैसा से देश का मेजर खर्चा चलता है। हालांकि जितने स्कीम आते, पोस्टर्स आते, प्राइम मिनिस्टर, सीएम वगैरह वगैरह के फोटो रहते, बट वो जो पैसा स्कीम पे कोई भी प्रोग्राम में जाता है वो आपका पैसा है, हमारा पैसा है, कलेक्टिवली पूरा इंडिया का सिटीजन का, पॉपुलेशन का फोटो रहना चाहिए, बट वो नहीं है। वो दुख का बात है। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, सीएम जी को ये बात पता ही नहीं है कि ये पैसा पब्लिक का है। कोई स्कीम स्पॉन्सर हो, सब कुछ हो तो पब्लिक का इमेज आना चाहिए, बट सॉरी, नो प्रॉब्लम, देश चलेगा ऐसे ही। सो इससे कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम और अच्छा अमाउंट मिलेगा बेटा जीएसटी से। जीएसटी का पैसा है दोस्तों, और इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी से छुटमुट आता है। तो ये आपको थोड़ा सा फिगर ध्यान रखना है। हमें ये पता नहीं कि हमारे घर में कितने पैसे आने वाले हैं 26, 27 पे, बट देश चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास 53,47,350 इज द रिसिप्ट्स। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट पे ले चल रहे हैं दोस्तों। ये आपको जरूर से जानना है कि आपका हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ यूज होएगा दोस्तों। ये स्कीम पे आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ मेनली एक्सपेंसेस कहाँ जाता है। 26-27 के बजट में पेंशन, भारत सरकार को पेंशन देना होता है रिटायर्ड एम्प्लॉइज को 2,96,214। डिफेंस, यस डिफेंस स्ट्रांग रहेगा तभी तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश लगाम पे रहेगा, अदरवाइज वो लोग बॉर्डर से घुसते जाएंगे और इंडिया डिस्टर्ब होते जाएगा। देश का सोच है कि सारा अपना सीमा सुरक्षित रहे, सब तंदुरुस्त रहे, भारतवासी तंदुरुस्त रहे। तो ये एक्सपेंसेस है 5,94,585 करोड़। ये डिफेंस पे बजट है। परसेंटेज वाइज देखें ना तो चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है, पाकिस्तान बांग्लादेश से कंपैरिजन मत करना, चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है, उसके कंपैरिजन में हमारा परसेंटेज डिफेंस पे कम है, बट नो प्रॉब्लम। और फिर सब्सिडी फर्टिलाइजर्स, फूड, पेट्रोलियम, बहुत सारा सब्सिडीज देना पड़ता है। एग्रीकल्चर, इंडिया किसान प्रदेश देश है, किसान एग्रीकल्चर फार्मर डोमिनेटेड, एग्रीकल्चर पे बहुत खर्चा किया जा रहा है। 1,62,671। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड दोस्तों नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए 6,812 करोड़ का 6,812 करोड़ का बजट रखा गया है। एजुकेशन, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया दोस्तों, सरकार का बहुत बड़ा खर्चा एजुकेशन पे जाता है। हालांकि चाइना के कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज बजट का फंड एलोकेशन इंडिया का कम है, बट इंडिया को विश्व गुरु बनना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है इस एजुकेशन पे जो 1,39,289 का बजट है उसको और इंक्रीज कीजिए। एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस, हेल्थ, स्वस्थ रहेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत। हेल्थ पे बहुत खर्चा है गवर्नमेंट का 1,04,599 करोड़। तो कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, एजुकेशन, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम हो तो सीना तान के जीना, हमारा दिया हुआ टैक्स का पैसा से वो काम हो रहा है और दिल खोलकर जी भर के टैक्स दीजिएगा। होम अफेयर्स का इंटरेस्ट दोस्तों अभी अभी हमने आपको बताया था, देश चलाने के लिए कलेक्शंस कम है, खर्चा ज़्यादा है, सो भारत सरकार को लोन लेना पड़ता है। लोन का इंटरेस्ट देखिए 14,03,972 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट है। बेटा ये डिफेंस और एजुकेशन को भी सब मिलाकर भी इतना खर्चा नहीं है जितना इंटरेस्ट। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्कीम्स आ जाते हैं इलेक्शन के पहले, इतना रुपया देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, वो सब स्कीम को थोड़ा कम कीजिए। जितना जरूरत है देश चलाने के लिए वही स्कीम डालिए, डेफिसिट कम रखिए, लोन कम रखिए, कर्ज कमेगा तो जो पैसा बचेगा आप डिफेंस पे, एजुकेशन पे खर्चा कीजिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट। आईटी में बहुत अच्छा डेवलप करना है अपने को, उसके बजट। रूरल डेवलपमेंट, यस बेटा देश में बहुत सारे रूरल एरिया अंडर डेवलप्ड है। गवर्नमेंट का सोच है
कि रूरल एरिया को डेवलप करे, हर एक गांव तक बिजली पानी सड़क पहुंचे, बिपाशा बी बिजली पानी सड़क पहुंचे, बिपाशा पे ज़्यादा खर्चा करना है सो दैट रूरल डेवलपमेंट होगा। साइंटिफिक डिपार्टमेंट दिस गुड, और भी खर्चा करना है रिसर्च पे, सोशल वेलफेयर पे, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा 5,98,520, अर्बन डेवलपमेंट स्मार्ट सिटीज बनाओ और डेवलप करेंगे, अदर्स खर्चा। तो देखिए दोस्तों, देश का खर्चा है 53,47,315, इतना रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है, बट टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू से इतना नहीं आता है, सो भारत सरकार को लोन लेना पड़ता है। दिस इज अबाउट टैक्स का रेवेन्यू, रिसीव्स एंड पेमेंट्स। नाउ दोस्तों, इस बजट्स में बहुत सारे टैक्स के प्रपोजल्स हैं, सो मैं स्लोली 2-3 वीडियो में टैक्स के प्रपोजल्स का डिस्कशन करने वाला हूं। जब मैडम ने बजट रीड किया था तो बजट में 2-3 बातों पे बहुत स्ट्रेस दिया गया था। युवा शक्ति बजट, यस, भारत युवाओं का देश है, युवा का शक्ति बढ़ाना है। आप पावरफुल होंगे, नॉलेजेबल होंगे, आप शक्तिशाली होंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो युवा शक्ति बजट, फार्मा शक्ति बजट, फार्मा पे भी बहुत काम किया जा रहा है, बहुत एक्सपेंसेस, तो युवा शक्ति बजट है। दोस्तों, इस बजट में टैक्स जो प्रपोजल्स है, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सबका फेज वाइज जो प्रपोजल्स है, जो अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, मैं डिस्कस करूंगा, और जो CA CMA स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूजफुल है, एंड दिस इज फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो। यू मस्ट नो कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 अप्रैल 26 से। सो यहाँ पे जो भी चेंजेस है, जो भी अमेंडमेंट्स है, आपको जानना जरूरी है। सो इसे मैं एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो सबसे पहला कंसेप्ट है दोस्तों, टैक्स ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। पहले हमारे साथ 2 कंसेप्ट हुआ करता था 1961 के टैक्सेशन सिस्टम पे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, इससे लोग कंफ्यूज रहते थे। सो नया भारत, विकसित भारत, कंफ्यूजन को दूर करके टैक्स ईयर। सो अब हमारा जो ये साल होगा 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27, इसको आप लोग बोलेंगे टैक्स ईयर। सो नो मोर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का लोचा, नाउ सिंगल ईयर टैक्स ईयर, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट, जब भी दोस्तों बजट आता है, एक एक्साइटमेंट होता है, टैक्स रेट में क्या चेंजेस हुआ, टैक्स रेट में क्या चेंजेस हुआ। चेंजेस इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे लिए वो फेवर ही रहता है। स्लैब रेट बढ़ते जाता है, टैक्स कम देना पड़ता है, बट सॉरी टू से यू, इस बार के बजट पे कोई टैक्स रेट पे चेंज नहीं हुआ है। नो चेंज इन टैक्स रेट, कोई भी टैक्स रेट पे अमेंडमेंट नहीं है दोस्तों। सो जो टैक्स रेट अपना असेसमेंट ईयर 26-27, दैट इज प्रीवियस ईयर 25-26 में था, सेम टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल इन 26-27। सो दोस्तों, इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारा प्रीवियस ईयर दैट इज 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, ये प्रीवियस ईयर होता है, और इसका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। सो पुराने एक्ट के हिसाब से असेसमेंट ईयर और नया एक्ट के हिसाब से टैक्स ईयर। सो लास्ट ईयर का टैक्स रेट और अब जो 26-27 स्टार्ट होने वाला है, टैक्स रेट रिमेन सेम, सरचार्ज सेम, रिलीफ सेम, एजुकेशन हेल्थ से सेम। तो ये एक्साइटमेंट खत्म हो गया कि कुछ अमेंडमेंट्स हुआ है क्या टैक्स रेट में, नो अमेंडमेंट्स। ओके, नाउ बेटा छोटे छोटे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू क्लेम कंट्रीब्यूशन एज डिडक्शन। 1961 जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था ना, वहां पे अपने क्या होता है, एम्प्लॉयर अगर कुछ प्रोविडेंट फंड वगैरह का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करता है अपने एम्प्लॉय से, स्टाफ से, तो उसे इनकम मानते थे और उसे ड्यू डेट तक
एक्ट के ड्यू डेट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईएसआई एक्ट के ड्यू डेट तक डिपॉजिट करने से एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता था एम्प्लॉयर को, कभी डिडक्ट कर लिए और डिपॉजिट नहीं किए। फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड का पैसा जब डिडक्ट करते तो नेक्स्ट मंथ के 15 तक डिपॉजिट करना होता है। अगर 15 तक डिपॉजिट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है पैसा और डिपॉजिट भी कर दिया, फिर भी उसका इनकम मान लिया जाता है। वो डेट एक्सटेंड कर दिया गया, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ये उन एम्प्लॉयर के लिए बहुत अच्छा है जिनका पीजीबीपी का इनकम है, जो अपने स्टाफ से प्रोविडेंट फंड वगैरह का पैसा डिडक्ट करते, अब वो डिपॉजिट रिटर्न भरने का ड्यू डेट तक कर देंगे तो भी डिडक्शन मिलेगा। सो दिस इज अमेंडमेंट 1 अप्रैल 26 से। ड्यू डेट मीन्स ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। पहले ड्यू डेट था क्रेडिट टू एम्प्लॉय अंडर एनी एक्ट का जो ड्यू डेट होता था वो। नाउ दिस इज गॉन, दिस इज अ ग्रेट रिलैक्सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मोटर एक्सीडेंट कंपेंसेशन पे जो इंटरेस्ट मिलता था पहले वो टैक्सेबल होता था, उसमें टीडीएस का भी कंसेप्ट था 50,000 से अधिक होने से। गुड न्यूज़ है, मोटर एक्सीडेंट कंपेंसेशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम और टीडीएस का भी यहाँ पे लोचा नहीं है, सिंस इंटरेस्ट ऑन मोटर एक्सीडेंट कंपेंसेशन इज टैक्स फ्री, टीडीएस भी नहीं लगेगा। 1 अप्रैल 26 से है। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ मेन पावर का टीडीएस में ना पहले थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये मेन पावर को सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट में रखें, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में रखें या प्रोफेशनल फी में डालें। सो अभी क्लियर कर दिया गया है, मेन पावर कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और यहाँ पे प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। यहाँ पे 1% और 2% टीडीएस वाला कंसेप्ट ही लगेगा। तो सप्लाई ऑफ मेन पावर इज कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर वाला पे आएगा, प्रोफेशनल टेक्निकल पे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने को किसी से भी टैक्स डिडक्ट करना है तो टैन नंबर होना जरूरी होता है, टैन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। बट कुछ स्पेसिफाइड सिचुएशन पे जो बेसिकली वन टाइम ट्रांजेक्शन्स वगैरह होता है वहाँ पे टैन का कंप्लायंसेस का जरूरत नहीं था। बट एक प्रॉब्लम था कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हम लोग, नॉन रेसिडेंट से, तो वहाँ पे टैन जरूरी था, बट उसको भी हटा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन टैन बाई रेसिडेंट इंडिविजुअल अपने वेयर सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉन रेसिडेंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट ने लैंड बिल्डिंग हमें बेचा है तो टैन जरूरी था हमारे पास। रेसिडेंट से खरीदने से टैन जरूरी नहीं था। इंडियन हम लोग रेसिडेंट है, किसी और रेसिडेंट से लैंड बिल्डिंग खरीदेंगे तो वन टाइम ट्रांजेक्शन होता है, टैन नहीं चाहिए। बट नॉन रेसिडेंट से खरीदने से टैन चाहिए। तो ये 1 अक्टूबर 26 से बड़ा अमेंडमेंट है। रेसिडेंट इंडिविजुअल हब विल नॉट रिक्वायर टू ऑब्टेन टैन फॉर डिडक्टिंग टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेसिडेंट से खरीदेंगे तो पहले से ही नहीं था, नॉन रेसिडेंट से भी खरीदेंगे तो टैन नहीं चाहिए। इसलिए अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में प्रॉपर्टी बेचता है और आप खरीदते हो तो आप बिंदास खरीदो, टैन वैन का जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड पहले था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड टैक्स फ्री था। अब कोई भी लैंड अंडर द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया, रूरल, अर्बन, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है। सो दोस्तों फ्रॉम 1 अप्रैल 26 exemption extended to income arising from compulsory acquisition of any land, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स फ्री अंडर ये एक्ट, राइट टू फेयर कंपेंसेशन, ट्रांसपेरेंसी, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, सेटलमेंट एक्ट, एक्सेप्ट सेक्शन 46 केसेस। सेक्शन 46 केसेस क्या है? कभी आपका लैंड अदर देन गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, चलिए कोई बड़ा कंपनी ने एक्वायर किया,
बट उनको कंप्लायंस करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने एक्ट के तहत रखा है। सो अंडर द गवर्नमेंट एक्ट किसी प्राइवेट प्लेयर ने अगर आपका लैंड एक्वायर किया वहाँ कॉम्पेंसेशन मिलेगा, वो टैक्सेबल होगा, बट गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट है एग्जिम्पशन फ्रॉम डिसेबिलिटी पेंशन टू आर्म पर्सनल एंड पैरामिलिट्री। सो दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन जो आर्म पर्सनल पैरामिलिट्री को मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा। एंड कंडीशन है कि ये डिसेबिलिटी होना चाहिए ड्यूरिंग सर्विस, ड्यू टू सर्विस रिलेटेड डिसेबिलिटी। सर्विस रिलेटेड डिसेबिलिटी है, सर्विस पीरियड पे आप ऑन ड्यूटी थे उस समय, तो उस डिसेबिलिटी के कारण जो पेंशन मिलेगा टैक्स फ्री। नॉर्मल रिटायरमेंट हो जाएंगे फिर पेंशन मिलेगा, वो टैक्सेबल है। और नेक्स्ट है रिटर्न भरने का ड्यू डेट में भी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आया है यारो, रिटर्न भरने का ड्यू डेट। सो फ्रेंड्स, company other than company whose accounts are required to be audited and partners of a firm whose account to be required to be audited 31st October है पहले के तरह। SEC having income from PGBP whose accounts not required to be audited and partners of a firm not required to be audited 31st अगस्त। जो 31st जुलाई था, कोई भी एसएससी जिनका पीजीबीपी है उनका अकाउंट्स ऑडिट नहीं करना है, तो पहले 31 जुलाई था। अब बिजनेस वाले, छोटे छोटे बिजनेस वाले जिनको ऑडिट नहीं करना है उनका 31 अगस्त, और पार्टनर ऑफ ए फॉर्म जिनका ऑडिट नहीं करना है फॉर्म का, वो भी 31 जुलाई था, 31 अगस्त। रेस्ट ऑफ द केस अदर एसईसीज का 31 जुलाई रहेगा। सो छोटे छोटे पीजीबीपी वाले जिनका टैक्स ऑडिट नहीं है, टैक्स ऑडिट है तो 31 अक्टूबर को आ जाइए, टैक्स ऑडिट नहीं है तो 31 अगस्त। और एसएससी जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है 5 करोड़ से ऊपर का, उनका 30 नवंबर। तो दिस इज अमेंडमेंट, आप इसको ध्यान पे रखेंगे। अमेंडमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल से, एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। ये जो 31 जुलाई के जगह, क्योंकि अभी तो रिटर्न भरने का टाइम आएगा, सो वो 1 मार्च से इफेक्टिव होएगा। तो यानी आपको ये भी याद रखना है 1 मार्च 26 से पुराने एक्ट में भी अमेंडमेंट आएगा, यानी जिसको 25-26 का रिटर्न भरना है, छोटे छोटे बिजनेस, उनका पीरियड हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा 31 अगस्त। नाउ रिवाइज रिटर्न। फ्रेंड्स, रिवाइज रिटर्न का पहले डेट हुआ करता था असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 3 मंथ्स पहले, दैट इज बेसिकली 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक रहता था। नाउ रिवाइज रिटर्न का ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और 12 मंथ्स कर दिया गया है, यानी 31 मार्च तक कर दिया गया। पहले था कि 31 दिसंबर तक ही आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, दैट इज प्रीवियस ईयर 26, प्रीवियस ईयर 25-26 का असेसमेंट ईयर है 26-27, रिवाइज रिटर्न था 31 दिसंबर 26, अब इसको काट के 31 मार्च 27 कर दिया गया। ये अच्छा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रिवाइज रिटर्न का। दोस्तों आपको ध्यान पे रखना है ये वाला पॉइंट अच्छी तरह से। अपडेटेड रिटर्न पे भी 2 अच्छे अमेंडमेंट्स आए हैं। पहले अगर लॉस रिटर्न है तो उसको अपडेट नहीं किया जा सकता था, तभी किया जा सकता था अगर लॉस को इनकम दिखाना है, बट अब पुराना रिटर्न लॉस का है, विद इन ड्यू डेट फाइल किए हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। और असेसमेंट नोटिस वगैरह आने के बाद आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे, अब विद सम एडिशनल टैक्स आप फाइल कर सकते हो। बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, देखेंगे। फ्रॉम 1 अप्रैल 26 अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड टू रिड्यूस लॉस। पहले ये नहीं था, अब लॉस को रिड्यूस करने के लिए भी आप कर सकते हैं।
And next, from 1st April 26, update return can be filed even after issuance of notice with 10% एक्स्ट्रा टैक्स के साथ, 10% एक्स्ट्रा टैक्स के साथ नोटिस आने के बाद भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एंड सच इनकम विल नॉट अट्रैक्ट पेनल्टी, और इस इनकम पे आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। एंड द प्रपोज अमेंडमेंट विल कम इफेक्ट फ्रॉम 1st April 26, 92025 पे। एंड पुराने इनकम टैक्स एक्ट में भी ये बेनिफिट्स दिया जाएगा 1 मार्च 26 से, यानी प्रीवियस ईयर 25-26 से, या उसके पहले का कोई अपडेटेड रिटर्न वगैरह फाइल करना है, लॉस इंक्रीज करना है, वो सब भी अलाउड हो जाएगा 1 मार्च 26 से। नाउ फ्रेंड्स, टीसीएस में तो बहुत ही धूम मचा दिया। टीसीएस पे बेसिकली उनके लिए जिनको फॉरेन टूर करना, फॉरेन से शॉपिंग करना, बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना शौक है, उनके लिए टीसीएस का रेट कम कर दिया गया। बट पियक्कड़ लोगों के लिए प्रॉब्लम है। सेल ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पहले 1% था, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे 2%। सेल ऑफ टेंडू लिप्स पे कम गया 5% से 2%, और स्क्रैप पे बढ़ गया 1 से 2%। सेल ऑफ मिनरल्स 1% से 2%। रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पहले था 5% ऑफ अमाउंट माइनस 10 lakhs, अब ये 5% का अमाउंट को परसेंटेज को 2%। अगर फॉरेन में एजुकेशन के लिए पैसा भेजते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो जितने भी अमाउंट भेजेंगे 10 लाख से ऊपर, उस पर पहले 5% लगता था, अब 2%। यस, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाइए और टीसीएस कम लगेगा। और एजुकेशन लोन लेके अगर हम रेमिट करते तो पूरा कंप्लीटली टैक्स फ्री है, नो टीसीएस। और रेमिटेंस फॉर अदर पर्पस के लिए होगा तो 20% ही टीसीएस लगेगा। अदर पर्पस के लिए एजुकेशन मेडिकल के लिए 5% से 2%। ओवरसीज टूर प्रोग्राम, फॉरेन घूमने जाते हैं तो पहले 5% 20% ओवरसीज टूर पैकेज पे था, नाउ इट विल बी 2% ओनली। सो ये जो घूमने जाते हैं फॉरेन, उनके लिए बोनस है। और रेमिटेंस भी। टैक्सेशन ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घुमा रहा है। टैक्सेशन ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स कुछ साल पहले कैपिटल गेन में आता था, फिर लास्ट ईयर से 2 साल तक डिविडेंड पे आया, अदर सोर्सेस। अब फिर से बाईबैक होता है तो शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलता है वो कैपिटल गेन पे टैक्सेबल होगा। कैपिटल गेन पे ये डिविडेंड नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रमोटर्स को पैसा मिला है बाईबैक पे, सो इंडिविजुअल प्रमोटर्स है तो 30% टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट, कुछ एडिशनल टैक्स देना है। और प्रमोटर्स कंपनी है तो 22%। हम जैसे छोटे शेयर होल्डर है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 12.5% वाला चक्कर होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जैसे नॉर्मल टैक्स रेट लगता है वही देखना है। बट प्रमोटर्स ने बाईबैक पे पैसा मिला, उनको एक मोटा रकम मिलता है। इंडिविजुअल प्रमोटर्स है तो 30% इफेक्टिव टैक्स रेट, उनको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स रेट देके 30%, और कंपनी है तो 20%। और एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम अदर सोर्स होता है, उससे एक ही खर्चा अलाउड होता था, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर अर्निंग दिस डिविडेंड। यानी आपने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया तो शेयर्स का डिविडेंड से लोन का इंटरेस्ट माइनस होता था, मैक्सिमम 20%। नाउ दैट गॉन मोए 25-26 टैक्स ईयर से नो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट अगेंस्ट डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम और इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ये सीए में इंटर फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे अमेंडमेंट्स। नाउ है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का रेट भी इंक्रीज हो गया है, इसीलिए 1 फेब के दिन धड़ाम से सेंसेक्स गिरा था। एसटीटी ऑन सेल ऑफ ऑप्शंस इन सिक्योरिटीज 0.1% था, ऑप्शंस ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, तो अब हो जाएगा 0.15%। एसटीटी ऑन सेल ऑफ ऑप्शन वेयर ऑप्शन इज एक्सरसाइज 0.125% ऑफ इंट्रिंसिक प्राइस था, जो 0.125% था उसको 0.15%, और फ्यूचर के केस में 0.02% से 0.05% एसटीटी। फ्रेंड्स, मैट कंपनी को मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना पड़ता है,
और फिर नॉर्मल स्कीम पे, डिफॉल्ट स्कीम पे तो था ही नहीं, और फिर वो एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं, उसका क्रेडिट मिलता है फ्यूचर में। सो वो जो क्रेडिट वाला चक्कर को स्टॉप करना चाह रहे हैं, सो क्रेडिट वाला चक्कर टैक्स ईयर 26-27 से स्टॉप। अगर आप मैट पे एक्स्ट्रा टैक्स देते हो तो दे दो, उसको फिर वापस से क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, पुराना कोई क्रेडिट है तो मिलेगा। ये फाइनल्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्रॉम टैक्स ईयर 26-27 मैट रेट रिड्यूस टू 14%। मैट का रेट हो गया 14% इन ओल्ड रिजीम। मैट बिकम्स फाइनल टैक्स। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मैट विल बिकम फाइनल टैक्स, नो न्यू मैट क्रेडिट। आप एक्स्ट्रा टैक्स दोगे, क्रेडिट नहीं मिलेगा। while limited set off of existing MAT credit is allowed, only new regime 25% ही मैट क्रेडिट था तो आपको मिलेगा डोमेस्टिक कंपनी का। नेक्स्ट है 26-27 से नॉन रेसिडेंट ऑप्टिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। नॉन रेसिडेंट्स के लिए भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, और ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैट। उनको मैट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड पैन। ये अमेंडमेंट नहीं है, इनकम टैक्स के लैंग्वेज में थोड़ा सा करेक्शन है। 1 अप्रैल 26 से नील एनुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक्सटेंडेड 2 ईयर्स। तो पहले भी था, अगर बिल्डर्स वगैरह के पास में स्टॉक इन ट्रेड है तो उन्हें नील वैल्यू दिखा सकते हैं, बिके नहीं तो 2 ईयर्स तक। एंड 2 लाख का इंटरेस्ट भी मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड का। बस यही था 2 लाख का इंटरेस्ट, बट वो क्लियरिटी नहीं था कि करेंट ईयर का इंटरेस्ट न प्री कंस्ट्रक्शन। तो अपन प्री कंस्ट्रक्शन भी माइनस करते थे, लॉ ने क्लियर कर दिया लॉ में। तो ये 2 लाख का जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें करेंट ईयर का इंटरेस्ट एंड प्रीवियस पीरियड का इंटरेस्ट भी कंसीडर रहेगा। नेक्स्ट है CBDT कैन मैंडेट पैन कोटिंग इवन फॉर नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शंस पे भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कंपलसरी कर सकता है पैन कोड करना। सो ये सिंपल था, कोई इशू नहीं था। नेक्स्ट है गाइडलाइन फॉर बाइंडिंग ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स कलेक्ट टैक्स। सो ये TDS TCS को लेकर प्रॉब्लम रहता है। कुछ गाइडलाइन जिन्होंने कलेक्ट किया उसके लिए लगता है, कुछ इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब बता दिया गया कि कोई भी गाइडलाइन इशू होगा CBDT to remove difficulty TDS self binding both income tax authority person liable to deduct tax and collection। तो ये सबके लिए इक्वली लाइबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट्स, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का एग्जेम्पशन 1 अप्रैल 26 से सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड अगर आपने खरीदा है तो उसके मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बट ओरिजिनल बायर के हैंड पे। अगर मैंने खरीदा वो बॉन्ड, आपको बेच दिया, फिर आपको मैच्योरिटी मिलेगा तो टैक्सेबल। मैंने शुरू से लेकर आखिरी लास्ट स्टेज तक रखा तो मेरे को मैच्योरिटी पे जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इंपॉर्टेंट है बेसिकली CMA फाइनल के लिए। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड विल बी अवेलेबल ओनली if bond subscribed at original issue held continuously till maturity। यस फ्रेंड्स, और भी इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी और बजट रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आप हमारे आगे के जितने भी वीडियो आएंगे आप देखते रहें, और ज़रूर से आपका फेवरेट चैनल टैक्स टॉक विद RG आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन पे कोई भी टॉपिक इनकम टैक्स रिलेटेड, GST रिलेटेड कोई भी टॉपिक का डिटेल डिस्कशन, डिटेल एनालिसिस, मे बी आप स्टूडेंट हो, मे बी आप प्रोफेशनल हो, जस्ट आप कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे जो भी ज़रूरत है उस पर फुल डिटेल वीडियो मैं कस्टमाइज विद केस स्टडीज एंड ऑल आपके लिए तैयार करके यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप इंजॉइंग, टेक केयर।